वेलकम गाइस, आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी लाइव टेस्ट नंबर 3। याद रखिएगा आपके यहाँ पर डेली टेस्ट लग रहे हैं। अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो डेली क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का जो बेल आइकन आएगा इसे ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी वो आपको नोट के साथ साथ मिलते रहेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, अपने फ्रेंड सर्किल को नहीं बुलाया है, तो जल्दी से यहाँ पर इनवाइट कर दीजिए, ताकि यहाँ पर याद रखिए आपके साथ साथ आपके दोस्त भी यहाँ पर इस लाइव टेस्ट का आनंद ले पाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव पर ऐड हो पाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिए कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन याद रखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि गेहूं की सिंचाई करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। क्या पूछा गया, याद रखिए गेहूं की सिंचाई करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन से आपके सामने है कि जल प्लावन विधि, रिंग विधि, थाला विधि या फिर क्यारी विधि। ऑप्शन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि गेहूं की सिंचाई करने के लिए आपको पूछा गया है कि कौन सी विधि को सर्वाधिक काम में लिया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर राइट आंसर देना, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा क्यारी विधि। याद रखिए अगर हम बात करेंगे गेहूँ, तो गेहूँ में याद रखिए क्यारी विधि। ठीक है, जिसे याद रखिए चेक बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यारी विधि को किस नाम से जाना जाता है, चेक बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे याद रखिए अगर हम बात करते हैं क्यारी विधि, तो क्यारी विधि की एक जो मुख्य हानि है जो कि आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, जो मेड़ बनाई जाती है क्यारी बनाने के लिए, तो उसमें क्या है, जो भूमि है उसकी अतिरिक्त भूमि का व्यय हो जाता है, मतलब खर्च हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेड़ बनी हुई है इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये मेड़ बार बार बनानी पड़ती है। तो इसलिए याद रखिए इसमें क्या होता है, एक तो अतिरिक्त मेहनत लगेगी, एक अतिरिक्त जो भूमि है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी मुख्यतः दो हानि है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार आप सिचुएशन को समझिए। मान लीजिए आप रेगिस्तानी क्षेत्र में रहते हो, आपके पास एक सिंचाई तो है, लेकिन आपके पास दूसरी सिचुएशन भी ऐसी है कि ठीक है हम दूसरी सिंचाई भी कर लेंगे, केवल आपके पास दो सिंचाई है। ठीक है, तो एक तो हम कर देंगे CRI में, वो तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कि फर्स्ट जो सिंचाई करते हैं हम वो तो कर देंगे CRI में, लेकिन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आपके पास दो सिंचाई है, तो अब दूसरी सिंचाई किस अवस्था पर करोगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ चुके हो, आपके पास केवल दो ही सिंचाई है। मुख्यतः याद रखिए अगर हम साधारणतः बात करते हैं गेहूँ में मुख्यतः 6 की आवश्यकता होती है, 6 सिंचाई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पानी की कमी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, केवल दो स्टेज पर ही सिंचाई करोगे। और वो कौन कौन सी स्टेज है ये आपको पहचानी है। ऑप्शन आपके सामने है। क्या आप CRI के साथ बालिया अवस्था पर करोगे, क्या आप CRI के साथ दूधिया अवस्था पर करोगे, क्या आप CRI के स्थान पर फुटान अवस्था पर करोगे, या फिर CRI के स्थान पर फुटान व दूधिया अवस्था पर करोगे। मतलब यहाँ पर दो सिंचाई आपको करनी है, आप कौन कौन सी स्टेज को चुनोगे। वैसे यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, याद रखिए इसके मुख्यतः 6 सिंचाई होती है। अब कैसे याद रखोगे आप, याद रखिए CTJ FMD तो काफ़ी फेमस रहोगे, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसके याद रखिए मुख्यतः 6 सिंचाई स्टेज है। कौन कौन सी है दोबारा से देख लीजिए, CTJ FMD, मेरे साथ रिपीट कीजिए, CTJ FMD। मतलब सबसे पहले करते हैं सिंचाई CRI अवस्था पर। अगर हमारे पास 6 है तो ये स्टेप फॉलो करेंगे, CRI पर कर देंगे, उसके बाद में टिलरिंग स्टेज, उसके बाद में लेट जॉइंटिंग स्टेज, उसके बाद में फ्लोरिंग स्टेज, उसके बाद में मिल्किंग स्टेज और उसके बाद में डफ स्टेज। अगर आपके पास 6 सिंचाई है तो बिल्कुल इस क्रम को आप यूज़ करोगे, 6 सिंचाई है तो। लेकिन अगर आपके पास केवल 2 है तो आप कौन कौन सी पर यूज़ करोगे, कौन कौन सी पर करोगे। यहाँ पर याद रखिएगा आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारा फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा, मतलब CRI और बालिया अवस्था पर हम सिंचाई करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि एक मानव शक्ति कितने अश्व शक्ति के बराबर होती है। एक मानव शक्ति कितने अश्व शक्ति के बराबर होती है, 0.1, 0.5, 0.2 या फिर 10 HP। HP का मतलब है हॉर्स पावर, HP का मतलब है हॉर्स पावर। तो जल्दी से आपको यहाँ पर बताना है
वैसे यहाँ पर याद रखिएगा इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, राइट आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल आपके लिए क्वेश्चन है आज का। इस क्लास का जो आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, वो यही है कि आपके पास अगर 2 सिंचाई है तो इनमें से कौन सी अवस्था पर आप सिंचाई करोगे। एनसीईआरटी में चेक करना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर देना, और जिसको 100% हो कि सर हमारा तो बिल्कुल पक्का है, ठीक है, तभी यहाँ पर आप इसका राइट आंसर दोगे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका राइट आंसर मैं आपको क्लास में नहीं बता रहा हूँ, इसका भी रीज़न है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग इसका राइट आंसर मिला है। तो थोड़ा सा आप एनसीईआरटी में चेक कीजिएगा, अगर आपके पास है 11th वाली और 12th वाली, तो उसमें देखकर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पर भी क्लियर कर दिया जाएगा, मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। कल की क्लास में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे, लेकिन आपको सारी स्टेज मैंने बता दी है। अगर आपके पास 6 है तो आप सिटी से एफएमडी का यूज़ करोगे, लेकिन फर्स्ट है तो फर्स्ट आप सीआरआई पर ही करोगे, लेकिन सेकंड कौन सी पर करोगे इसको आपको चेक करके आना है, ठीक है। तो डायरेक्ट कमेंट में बता देना इसका राइट आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है एक मानव शक्ति कितने अश्व शक्ति के बराबर होती है। तो याद रखिए ये होती है 0.1 HP, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। HP के बारे में बात कर ही लिए, हॉर्स पावर, क्या हॉर्स पावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है निम्न में से किसकी जल मांग प्रतिदिन उपज के आधार पर सबसे अधिक जल मांग होती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में यहाँ पर राइट आंसर दीजिए। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्न में से, मतलब यहाँ पर आपको जो फसलें दे रखी है उनमें से पूछा गया है कि प्रतिदिन या उपज के आधार पर जो जल मांग सबसे अधिक होती है वो किसकी है, सबसे अधिक किसकी है। गन्ना की होती है, धान की होती है, मक्का की होती है, सोयाबीन की होती है। पहले तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर याद रखिए पूछा क्या गया है प्रतिदिन और उपज के आधार पर। तो याद रखिए यहाँ पर से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही हमने यहाँ पर लिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आए। अगर आपको पूछा जाता है याद रखिए प्रतिदिन या उपज के आधार पर, तब तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धान। वैसे एक्चुअल में अगर बात करते हैं जो ओवरऑल रेनफॉल की, मतलब जल मांग की, तो वो क्या होती है याद रखिएगा, जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गन्ने की होती है। कितनी होती है, 1500 से 2500 ppm होती है, सॉरी mm होती है, 1500 से 2500 mm होती है, और धान की 900 से 2500 mm होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन और उपज के आधार पर, इसलिए याद रखिए प्रतिदिन और उपज के आधार पर हमारा राइट आंसर होगा धान, न कि गन्ना, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर गन्ने को चूज़ किया है तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, जिसमें आपको पूछा गया निम्न में से किस फसल की जल मांग सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना। आ गया ना डिफरेंस आपको समझ यहाँ पर, कि याद रखिए केवल अगर आपको पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जल मांग किसकी है तब तो आप बताओगे गन्ना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिल जाता है कि प्रतिदिन या उपज के आधार पर सबसे अधिक जल मांग किसकी है, तब आप याद रखिएगा राइट आंसर धान बताओगे, न कि गन्ना, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों का, यहाँ पर एक साथ आपको कवर किया है मैंने, क्यों, क्योंकि याद रखिए आपको कोई यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं रहे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने दोनों क्वेश्चंस को रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो याद रखिएगा, अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर ले, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हेरिंग बोन एक विधि है। हेरिंग बोन जो विधि है ये किसकी है, कोई जल निकास की विधि है, कोई जल मांग की विधि है, कोई अंतरा सस्यन क्रिया की विधि है, या फिर कोई बुआई की विधि है। आखिर है क्या ये हेरिंग बोन। हेरिंग बोन जो प्रणाली होती है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, क्या जल निकास के लिए, क्या जल मांग के लिए, क्या अंतरा सस्यन क्रियाएं करने के लिए, या फिर क्या बुआई करने के लिए। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं जैसे कि हेरिंग बोन हुआ, मोल नालिया हुआ, ठीक है, मोल नालिया, तो इनका याद रखिएगा जो इनका जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है जल निकास के लिए। हेरिंग बोन या फिर आपको बोल किया जाता है मोल नालिया, क्या मोल नालिया, तो इन दोनों का ही प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जल निकास करने के लिए। अब ये जल निकास क्या होता है सर जी, हमें तो ये पता नहीं है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि याद रखिएगा जो खेत होता है, अगर मान लीजिए आप खेत में पानी दे रहे हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए रातों भर पानी चल जाता है तो ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है खेत में पानी, तो क्या करते हैं वो एक्स्ट्रा, मतलब खेत में भरे अतिरिक्त पानी को खेत से बाहर निकालना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए खेत में अतिरिक्त पानी भर गया है, तो अतिरिक्त की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देंगे। मतलब डेफिनेशन क्या बनती है हमारी कि खेत के अतिरिक्त पानी को खेत से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है।
शॉर्ट सी डेफिनेशन है, आपको याद हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप समझ भी होंगे कि जल निकास होता क्या है। अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किस राज्य में ड्रिप सिंचाई विधि का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है। हम बात कर रहे हैं 2021 में, ठीक है। 2018 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर मत देना, 2021 में आप 0, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना कि जो एरिया है ड्रिप सिंचाई का वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहले देखिए, समझिए और राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग, तो ओल्ड डाटा में मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये जो फर्स्ट स्थान है याद रखिए वो राजस्थान का हो चुका है, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन, ठीक है। हम बात नहीं कर रहे 2018 की, हम बात कर रहे हैं 2021 की। तो 2021 में जो आपका राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा राजस्थान, ठीक है। याद रखिएगा, पहले के डाटाओं में आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, लेकिन जो रिसेंटली डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, राजस्थान। ओके, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बगीचे में पानी की कमी होने पर किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। आपके पास पानी की कमी है तो आप किस विधि का यूज़ करोगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ड्रिप विधि का, स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा विधि का। यहाँ पर ड्रिप का तो ड्रिप आप जानते होंगे, बूंद बूंद जिसे हम बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि। दूसरी को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर को फव्वारा विधि। तीसरी को हम बोलते हैं फ्लड, फ्लड मतलब जल प्लावन विधि। और चौथी है रिंग, रिंग मतलब थाला, ठीक है। तो अब बताइए कि आप पानी की अगर आपके पास कमी है तो आप किस विधि का यहाँ पर चुनाव करोगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन है, 4 विधियाँ है आपके पास की, इनमें से हमें कौन सी रखनी चाहिए। आपके पास पानी की कमी है तो यहाँ पर अगर मैं क्लियर करना चाहूँ आपका क्वेश्चन, याद रखिएगा कि फ्लड में तो याद रखिएगा जब आपके पास अतिरिक्त पानी है ना, कोई पानी की कोई कमी नहीं है, तब आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। फ्लड है मतलब आप पानी को वैसे ही बहाओगे, कुछ नहीं करोगे, बस पानी को बहा दोगे। तो पानी को अगर बहाओगे तो अतिरिक्त जल तो जाएगा, पानी तो वैसे ही वेस्ट होगा। तो इसलिए याद रखिएगा फ्लड का तो हम यहाँ पर यूज़ कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पानी की तो हमारे पास कमी है, ज़्यादा थोड़ी है, ठीक है। तो इसका हम यूज़ नहीं कर सकते। थाला भी याद रखिएगा सेम इसी की है, जो थाला विधि होती है सेम इसी टाइप की होती है। इसमें भी क्या करते हैं, हम पानी को बहाव दे देते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, पानी जो एक्स्ट्रा जल है उसकी हानि हो जाती है, मतलब पानी पौधों को तो इतना नहीं मिलता, लेकिन उससे अतिरिक्त ये जल है वो हानि हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। तो इस विधि का भी हम चुनाव नहीं करेंगे, इसका भी नहीं करेंगे। अब बात आती है ड्रिप और स्प्रिंकलर में। तो आपको इन दोनों में याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा जल बचत होती है वो होती है ड्रिप में। कितनी होती है सर जी, हमने तो यहाँ पर पढ़ा था, इसमें तो हमने पढ़ा था 30 से 40 और इसमें पढ़ा था 40 से 60। तो यहाँ पर याद रखिए हम किसका चुनाव करेंगे, याद रखिए ड्रिप इरिगेशन का। क्यों, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है। तो हम किस विधि का चुनाव करेंगे जिसमें हमारे पास पानी की ज़्यादा सेविंग होगी, मतलब बचत होगी। तो हम किसका यूज़ करेंगे, ड्रिप का। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन समझ आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में किससे सिंचाई की जाती है। मतलब यहाँ पर जो यूज़ की जाते हैं जो सिंचाई सोर्स है वो क्या है, क्या नदियाँ है, क्या कुएँ व नलकूप है, क्या तालाब है, क्या फिर नहरें हैं। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नदियों का, कुएँ व नलकूप का, तालाबों का या फिर नहरों का। तो यहाँ पर याद रखिए आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है राजस्थान के लिए। तो राजस्थान के लिए याद रखिएगा राजस्थान में जो सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा कुएँ व नलकूप के माध्यम से की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुएँ व नलकूप। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत, तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है वो की जाती है नहरों के द्वारा। किससे की जाती है, भारत में सिंचाई ये की जाती है नहरों के द्वारा। और राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में जो यूज़ करते हैं सिंचाई के लिए वो करते हैं कुएँ व नलकूप। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। मतलब साल भर में कितनी बरसात हो जाती है, कितने मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा हो जाती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 575 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूँ जो विश्व है वहाँ पर कितनी होती है, तो विश्व में जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 1000 मिलीमीटर।
अगर मैं बात करता हूँ भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे कि 1190 मिलीमीटर। अगर आपको पूछा था राजस्थान में, तो राजस्थान में औसत वार्षिक कितना होती है, 575 मिलीमीटर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर याद रखिए मिलीमीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर में राजस्थान में कितनी वर्षा होती है, तो राजस्थान में जो औसत रेनफॉल होती है वो सेंटीमीटर में अगर हम बात करेंगे तो 57.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूँ मिलीमीटर में, तब आप क्या बताओगे, तो याद रखिएगा 575 मिलीमीटर। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए आपके कि विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1000 मिलीमीटर होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1190 मिलीमीटर होती है। राजस्थान में कितनी औसत वर्षा होता है, याद रखिएगा मिलीमीटर में होती है, कितनी होती है, 575। और अगर आपको पूछा जाता है सेंटीमीटर होती है, तो सेंटीमीटर में याद रखिएगा 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान में। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ आ गए होंगे, आपको याद भी हो गए होंगे। तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, इसके साथ साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्लास को लाइव अटेंड कर पाए और क्लास का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।